नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम आकाश का स्थित भाव जिसकी बात कर रहे हैं उसी सीरीज में आज हम एक नया एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम ज्योतिष के एक और विषय पे बात करना जा रहे हैं जिस पर अक्सर बात नहीं होती। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, गणना की दो पद्धति हैं, एक साइन पद्धति है और एक निर्यण पद्धति है। तो आकाश में जो गणना करते हैं उन ग्रहों की, नक्षत्रों की, तो उसके दो मेथडोलॉजी है, एक साइन है और दूसरी निर्यण है। जब हम साइन की बात करते हैं तो साइन का मतलब ये होता है कि वो अयन के साथ है, मोशन जो हो रहा है आकाश में ग्रहों का, उसकी गणना करते हैं। जब हम निर्यण की बात करते हैं तो अयन के बिना है, उसमें अयन को हम नहीं लेते, तो उसके जो मोशन को हम निकाल देते हैं, जो मोशन ग्रहों के बीच में हुआ है। इन पद्धतियों का हम जिक्र करते हैं। और साइन जो पद्धति है अधिकतर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा यूज की जाती है और निर्यण का तो पूरे देश में प्रचलन है ही। निर्यण को हम हिंदू एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वैदिक बोलते हैं, वैदिक बोलना ज़्यादा बेहतर है। और इस देश में भी ऐसे कई लोग हैं जो साइन पद्धति की बात करते हैं। अगर साइन पद्धति को और स्पष्ट करें तो इसका संबंध जो सूर्य की गति है आकाश में और जो सीजन्स हैं उससे इसका संबंध है। सीजन कैसे कैसे बदलते हैं और उनकी सारी तिथियां तय हैं और उसमें बदलाव नहीं आता। और जबकि निर्यण जो है वो आकाश के पीछे जो ग्रह स्थिति है उसकी बात करता है, ग्रह स्थिति और नक्षत्रों की बात करता है। इन दोनों में अंतर है और इसमें जो अयनांश का अंतर है, सो 2018 मार्च में जो गणना की गई थी उसके हिसाब से 23.57 डिग्री था और अब मैं समझता हूँ 24 डिग्री हो गया है। तो ये 24 डिग्री जो ग्रहों का अंतर होता है, मान लीजिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य जो है एरीज में मार्च 21 के आसपास आ जाता है, जबकि हमारी वैदिक पद्धति से सूर्य जो है अप्रैल में आता है, अप्रैल 14-15 को। तो ये जो उसका 23-24 दिन का फर्क है वो उस डिग्री का फर्क है, तो उसकी आज हम बात करते हैं। और उसमें साइन पद्धति में क्या होता है कि वहाँ हमारे जैसे हमारी निर्यण पद्धति है तो उसमें हम दशा, महादशा, योग, बहुत सारी बातें करते हैं। वहाँ पर इन बातों का तो अभाव है, इन बातों की जिक्र वहाँ नहीं होता। लेकिन कितने एंगल्स बनते हैं, एंगल्स एंड फिनोमेना कितने बनते हैं, उस सब का जिक्र होता है। आकाश में एंगल क्या रिजल्ट दे रहा है, इसको दो तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएं तो वो क्या करेगा, वो आपकी कुंडली को बनाएगा, जन्म कुंडली को, और जन्म कुंडली के समय देखेगा कि कौन कौन से एंगल्स बन रहे थे, कौन से अच्छे थे, कौन से खराब थे। जैसे हम लोग देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हम देखते हैं कि कौन से राजयोग थे या कौन से भंग हो गए या कौन से ग्रह गलत जगह पर हैं, इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन वो ऐसे देखते हैं कि ये जो इनके एंगल्स बने हैं, एंगल्स में कई प्रकार के, उसकी हम बात करेंगे। हालांकि हम भी एंगल की बात करते हैं, हम भी बोलते हैं त्रिकोण का और लग्नेश का, या लग्नेश का और नवम का कनेक्शन हो तो नवम पंचम को हम भी मानते हैं। और लेकिन बहुत सारी चीज़ों का हम ध्यान नहीं देते। तो वहाँ पर कैसे देखते हैं और वो बड़ा सटीक बैठता है, बिना दशा के, बिना योग के। उसमें से जो एक्सपर्ट होते हैं बहुत सटीक बैठता है। और जब हम भी ज्योतिष करते हैं, मैं खुद भी गौर करता हूँ, तो मैं भी इन एंगल्स का ध्यान देता हूँ। तो उससे क्या है कि हमको गोचर की सही स्थिति मालूम पड़ जाती है। मात्र यह कह देने से कि शनि अष्टम है या शनि द्वादश है, 7.5 है, बात नहीं बनती, उससे हमको रिजल्ट नहीं मिलते। अगर हम पूरी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पद्धतियाँ बेसिकली साइन और निर्यण गई तो भारत से ही, वहाँ की पद्धतियाँ नहीं थी। और मेरे ख्याल से
292 के आसपास साइन और नेरियन का जो एंगल था 0 डिग्री पर था, और फिर उसके बाद से वो जो साइन का है वो पीछे सरक रहा है, इसलिए उसमें अंतर आ जाता है, और बल्कि आगे सरक रहा है ऐसा कह सकते हैं। तो एक राशि का फर्क आ जाएगा, तो 2000 साल में एक पूरा साइन बदल देता है, राशि बदल देता है। तो अगर 2024-25 में है 2500 के आस 2400-2500 में है, तो ये जो अयनांश का अंतर है ये 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। और अभी हम चित्रपक्षीय अयनांश को पंचांग का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हमको हमारा जो है चित्रपक्षीय नहीं रहेगा, और वहाँ पर फाल्गुनी का जो मंथ है, फाल्गुनी नक्षत्र है, वहाँ से हमको गणना करनी पड़ेगी करीब 200 साल के आसपास। तो ये सब ज्योतिषी को पता होना चाहिए कि हम ज्योतिष तो करते हैं, फल भी हम बताते हैं, लेकिन क्या हम आकाश के बारे में जानते हैं? आकाश कैसे मूव करता है, ग्रह कैसे मूव करते हैं, कौन से एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स का क्या है? तो कुछ एंगल्स की मैं बात करता हूँ, और अगर इनको भी अपने ध्यान में लिया जाए गणना करते वक्त, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो इंटरप्रिटेशन है, प्रेडिक्शंस है, वो लाजवाब हो जाएगा। आप बिल्कुल सटीक बात कर सकते हैं। तो कुछ जो वेस्टर्न की चीज़ें हैं उनको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ को मैं करता हूँ, जो मैंने पिछले 45 ईयर्स में जिनका इस्तेमाल किया, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, हमारे यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं, हमारे चाहने वाले एमेच्योर ज्योतिषी हैं, वो प्रैक्टिस तो नहीं करते, लेकिन उनकी ज्योतिष में बड़ी रुचि है, और अपने लोगों की कुंडलियाँ देखते रहते हैं, अपनी खुद की देखते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ उनके लिए एक नया दृष्टिकोण होगा, तो उस एंगल से हम बात करते हैं। इस सब को जानने के लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया एल्मेनेक होना चाहिए, पंचांग होना चाहिए, एफेमेरिज होना चाहिए। जनरली हिंदी के जो पंचांग हैं उसमें इस तरह के कनेक्शंस देखने में बहुत कम मिलते हैं। मेरी जानकारी में नहीं है, आपकी जानकारी में हो तो मुझे अवश्य बताएं। पहले लाहिरी की एफेमेरी आया करती थी, उसमें ये सारे एंगल्स हमको बहुत आसानी से मिल जाते थे पंचांग में। तो अब वो शायद आती नहीं है, तो अब मिलते नहीं, वरना उसमें बहुत आसान हो जाता था एंगल्स को जानना। एंगल से फिनोमेना जिसकी हम बात करते हैं, उसका पूरा एस्पेक्ट रहते थे, एस्पेक्ट एंड फिनोमेना कैसे बनते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रहों की डिग्रियां मालूम है तो भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए हम गजकेसरी राजयोग की बात करते हैं, चंद्रमा मान लीजिए मेष में है और बृहस्पति तुला में है, राशि में, तो कोई भी बोलेगा क्या बात है, बहुत बढ़िया गजकेसरी राजयोग है। लेकिन अगर उनकी डिग्रियों में अंतर है, मान लीजिए चंद्रमा 2 डिग्री का है और बृहस्पति 28 डिग्री का है, तो उनमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वैसे भी एक राशि जिसकी हम बात करते हैं वो पृथ्वी से बड़ी है, कोई भी राशि, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए। हम तो कुंडली भी बना के वहाँ देख रहे हैं ना, तो हमको लगता है सब यही कहीं घटना घट रही है, तो उनके एंगल नहीं मिल रहे। एक 2 डिग्री पे, एक 28 डिग्री पे गजकेसरी राजयोग तो बन रहा है, लेकिन उसका असर कितना होगा, इसलिए गजकेसरी राजयोग तो कुंडलियों में कम से कम 33% बन जाता है। पूरे महीने भर में अगर देखें या साल भर में देखें तो ऑलमोस्ट 33% के आसपास आपको लोगों की कुंडलियों में गजकेसरी राजयोग मिल जाएगा। लेकिन उसका जो फल है कि ये आदमी राजा की तरह रहेगा, इसके बाद हर तरह की सुख सुविधाएं होंगी, मर्सिडीज तो बड़ी छोटी सी बात होगी उसके लिए, तो कहाँ घूमता है बेचारा, ठेला लगा के घूम रहा होता है, उसके ठेले में इनकम भी नहीं हो रही होती, या रिक्शा चला रहा होता है, रिक्शा पुलर हो जाता है। और बात कर रहे हैं गजकेसरी की, तो यह जो वहाँ हमको उसमें मदद मिलती है। हम अगर पहचान पाएँ कि ये राजयोग कैसा है कि नहीं है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके लिए बड़े बड़े कसीदे कसते हैं, वाह क्या बात है, वो आदमी बड़ा खुश होकर जाता है, वो कहता है पूरी जिंदगी गुजर गई, फिर कहते नहीं नहीं जब चंद्रमा की दशा आएगी तब होगा।
गुरु गज के सिर राज होगा, चंद्रमा भी कुछ नहीं करता। फिर कहते हैं गुरु की आएगी तो जिंदगी निकल जाती है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को देखें तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि इस दिन से बदलाव होगा, उसी दिन से बदलाव। ये जो एंगल्स हैं उसके कुछ चिन्ह भी हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो पहला हम बात करें कंजंक्शन और ऑन द सेम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। जब कंजंक्शन हो, जिसको हम बोलते हैं दो ग्रहों का मेल, या वो एक ही डिग्री पर हो, तो उसका जो चिन्ह है ये हमने बताया है कि पंचांगों में मैंने बोला एल्मेनेक या एफमेरिक में मिल जाते हैं। और नहीं तो अगर आप खुद भी डिग्री टू डिग्री बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये उसका कंजंक्शन का चिन्ह है, ये अलग से चिन्ह है। एक ज्योतिषी को हर तरह का विधा आना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ, तब वो पूर्ण ज्योतिष होता है। बल्कि वराहमिहिर तो बोलते थे कि ज्योतिषी को अपने विषय के अलावा 6 और विषयों में पारंगत होना चाहिए, तब वो ज्योतिष करने के योग्य है। ये तो ज्योतिष का ही विषय, ये पाश्चात्य नहीं है, ये हमारा ही है, क्योंकि बात तो हमारी कर रहा है, रिजल्ट तो हमको दे रहा है। तो यहाँ पर ये एक कंजंक्शन की बात है, कंजंक्शन युति जिसको हम बोलते हैं। और ग्रह जब सेम लॉन्गिट्यूड पर होते हैं तो उसका ये चिन्ह है जिसको हम दिखा रहे हैं। तो एक राउंड है, इसमें से एक निकल रहा है, लेकिन जो मंगल का चिन्ह है उससे अलग है। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं सेमी सेक्सटाइल। सेमी सेक्सटाइल जो है, जब ग्रह 30 डिग्री दूर होता है, मान लीजिए सूर्य एक अपने पर्टिकुलर अंशों पर है और चंद्रमा उससे 30 डिग्री दूरी पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिपदा समाप्त हो गई। चाहे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो या ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हो, ये समाप्त हो गई। और ऐसे कई रिलीजन हैं और उसमें वो चांद देख के अपने त्योहार मनाते हैं। तो वहाँ पर जब ये 30 डिग्री क्रॉस के बाद पहुँच जाता है, सूर्य से चंद्रमा 30 डिग्री आगे चला जाता है, तब वो आकाश में चंद्रमा दिखना शुरू हो जाता है। या कोई दूसरा ग्रह जो अस्त हो जाता है सूर्य के साथ 30 डिग्री पर दिखना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इस भाषा में सेमी सेक्सटाइल। पूरा सेक्सटाइल जो है वो 60 डिग्री पर होता है, लेकिन आधा है ये सेमी सेक्सटाइल, तो ये 30 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रतिपदा समाप्त हो गई और वो अब चंद्रमा दिखने लगा। ऐसे ही और ग्रहों की हम बात कर सकते हैं, तो इतनी दूर पर जाके वो अपने पूरे परचम पे आकाश में दिखने लग जाता है। तो उसका परिणाम, अगर ऐसी कोई स्थिति है, हम किसी का कुंडली देख रहे हैं या कोई प्रश्न की बात कर रहे हैं या कोई बच्चा पैदा हुआ है या कोई फैक्ट्री शुरू कर रहा है, कोई मुहूर्त की बात है, तो अगर इस तरह का चंद्रमा मिलेगा तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जैसे जैसे चंद्रमा आकाश में बढ़ता है तुम्हारा काम चलेगा, लेकिन जैसे सेम वे में धीरे धीरे आपका काम बड़ी तेजी से बढ़ेगा और एक दिन ये पूर्णिमा की तरह फैल जाएगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं। तो आप उस काम को देख के कह सकते हैं कि काम 6 महीने में होता है, साल भर में होता है, 5 दिन में होता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। एक यहाँ पर फर्स्ट नोलाइल है जो 40 डिग्री। अगर चंद्रमा या कोई भी ग्रह, चंद्रमा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 40 डिग्री दूर है जो पहले ग्रह थे, या चंद्रमा ले लेते हैं, ये हम गुरु के बारे में बात कर सकते हैं, ये हम शनि के बारे में बात कर सकते हैं, मंगल के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये नोनाइल जो है, फर्स्ट नोनाइल, ये अच्छा नहीं है। इसके परिणाम, अगर आप प्रश्न लगा रहे हैं तो प्रश्न में इत्तेसाल वगैरह बनाते रहते हैं, तो आपको उनको तो मालूम होता है कि कितने दीप्तांश में एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो उसी की बात कर रहा है, कितनी डिग्री पर ये हो रहा है। यहाँ कनेक्शन नहीं हो रहा, प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब है जो भी आप काम करने जा रहे हैं या जिस दशा का आप फल देखने जा रहे हैं, जिस गोचर को आप जोड़ना चाह रहे हैं,
तो वो गोचर उस हिसाब से फल नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दशा चाहे कितनी अच्छी हो तो उसी हिसाब से आपको उतने दिनों का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा कि ये आपका कार्य या ये आपकी नई दशा जो प्रारंभ हो रही है ये कुछ समय के लिए रिजल्ट नहीं देगी जब तक इसका एंगल बदल नहीं जाता। अगला है सेमी स्क्वायर। हम सबके चिन्ह बना के आपको दे रहे हैं। 40 डिग्री का कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए चिन्ह नहीं बनाया, आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक होता है सेमी स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है केंद्र में होना। तो सेमी स्क्वायर जो होता है वो 40 डिग्री से तो आगे निकल गया। हम यहाँ सूर्य चंद्रमा को ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा, बट ये सूत्र हर ग्रह के साथ लगता है, याद रखिएगा समझने के लिए, क्योंकि चंद्रमा आकाश में दिखता है, रात को दिखता ही है, सूर्य के बारे में हम जानते हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है। थोड़ा टेक्निकल है बट ज्योतिष तो गणित है ना, तो गणित नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे किसी का। बल्कि गणित भी नहीं है, रेखा गणित है, ज्योमेट्री है, जैसे ज्योमेट्री हम टॉकिंग ऑफ ज्योमेट्री, अंक गणित नहीं है। ज्योतिष बीज गणित है और ज्योमेट्री है, रेखा गणित। तो रेखा गणित की हम बात करें तो हम इस बात का तो इसका ध्यान ही नहीं देते। किसी भी स्कूल में जहाँ पर भी ज्योतिष पढ़ाया जाता है, नाम लेने की जरूरत नहीं मेरे को, वहाँ पर इस अंदाज से कोई पढ़ाता ही नहीं है, मैंने नहीं देखा किसी को। और अगर जो भी स्कूल्स हैं उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए और ये उनका विषय होना चाहिए कि हम उनको बताएं, क्योंकि ये प्रश्न कुंडली में काम आएगा, मुहूर्त में काम आएगा और कुंडली में काम आएगा, बच्चा पैदा होगा तब काम आएगा। और जो भी आप कार्य करेंगे सब कार्यों में इसका बड़ी उपयोगिता है। और पूरा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं इसी पे टिकी हुई है, खूब चलती है। आप किसी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे तो आप चौंक जाएंगे, ऐसे ऐसे रिजल्ट आपको बताएगा डेट के साथ, इस डेट में ऐसा हुआ था, आप मना नहीं कर सकते, वही बताएगा। तो उसका आधार यह है, तो इसको हमको देखना पड़ेगा। तो स्क्वायर जो है उसको अच्छा नहीं मानते हमारे यहाँ। केंद्र में जो ग्रह होता है, केंद्र से केंद्र में, लेकिन ये सेमी स्क्वायर है। तो यानी जो ग्रह है वो अभी 40 डिग्री से ज़्यादा है, 45 डिग्री पर है प्रिसाइजली, लेकिन वो उसने तीसरे घर को पकड़ा नहीं है, दूसरे घर में ही वो है, वहाँ चंद्रमा से दूसरे घर में वो है और 45 डिग्री के आसपास है। तो दे डोंट कंसिडर इट वेरी गुड। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर इसमें आप अपना अध्ययन भी कीजिएगा कि कहाँ क्या फिट बैठता है, क्या फिट नहीं बैठता है। लेकिन अगर सूत्र मालूम होगा तभी तो हम उसको एडॉप्ट भी, उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद में सेक्सटाइल है। तो सेक्सटाइल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्टार बना हुआ है यहाँ पर। तो स्टार का मतलब ही ये है कि वेरी गुड। तो स्टार इंडिकेट कर रहा है इट्स फैंटास्टिक। तो अगर सेक्सटाइल है यानी एक सूर्य से चंद्रमा 60 डिग्री की दूरी पर है, तो इसका मतलब है कि दिस इज ब्यूटीफुल सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको जो भी आप बोलेंगे उसके परिणाम बहुत ही उत्तम उस व्यक्ति को मिलेंगे। यह दशा से भी होगा, यह वर्ष कुंडली में भी लगेगा, ये आपका मुहूर्त में लगेगा, ये आपका शादी विवाह में लगेगा और ये आपके प्रश्न में लगेगा, कुंडली में लगेगा, जहाँ भी आप चाहें। इसकी पूरी उपयोगिता है। मैं 45 ईयर्स के अनुभव के बाद बता रहा हूँ, इसकी उपयोगिता है। इसीलिए प्रभु की कृपा से हमारे प्रेडिक्शन ऑन द स्पॉट होते हैं। हम जो बोलते हैं ये डेट से ये डेट बोलते हो, आपने बोला था उसी दिन अपॉइंटमेंट आया था या उसी दिन कोई दिक्कत हुई थी, तो वही इसको हम अप्लाई करते हैं। हमने क्या किया, ज्योतिष को उपाय से जोड़ दिया। उपाय होते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन हर बात का उपाय नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और ज्योतिष, मैं भी रोटी ज्योतिष की खाता हूँ, लेकिन मैं ज्योतिष का धंधा नहीं करता हूँ। धंधा जो हो गया है ना, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ये वैदिक सब्जेक्ट है, विषय है। बड़े भाग्य से, सौभाग्य से आपको ये मौका मिला है कि आप ये कर पाएँ। आप किसी जाति को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वेदों की बात कर रहे हैं तो आपकी स्वच्छता और जानकारी पूरी होना चाहिए, वरना गड़बड़ है। ये क्विंटाइल है और इसका चिन्ह भी हमने दिया हुआ है। ये 72 डिग्री पर है, नाप के देख लीजिएगा, प्रकार लेके बैठिएगा। ये ज्योतिष है, रेखा गणित ज्योतिष है, इसकी बात कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
और इसके बाद में सेकंड नोनाइल है, 80 डिग्री पे होता है। इसका कोई चिन्ह नहीं है, तो हमने चिन्ह नहीं दिया। ये चिन्ह हमको पंचांगों में मिल जाते हैं, इंग्लिश के पंचांगों में। हमने लाहिरी के पंचांग से लिए, और भी ऐसे पंचांग हैं, उनका भी अध्ययन हमको बीच बीच में करना चाहिए। बल्कि जो हिंदी के पंचांग करता है उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि आपको इनका भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप गणना तो आप उत्तम करते ही हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो शायद ये जो लोग ज्योतिष करते हैं उनका भला होगा। इसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर 90 डिग्री पे होता है, स्क्वायर यानी केंद्र से केंद्र में। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मतभेद है। मान लीजिए चंद्रमा मेष राशि में है और गुरु चतुर्थ भाव में यानी कर्क में है, तो ये 90 डिग्री पे आ गया प्रिसाइजली। तो हमारे यहाँ तो बन गया गज के राजयोग, लेकिन वेस्टर्न तरीके से इसको अच्छा नहीं मानते, स्क्वायर को अच्छा नहीं मानते इसको। लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम योगों को लेके चलते हैं, हमारे लिए यह योग रहेगा। लेकिन इसके विपरीत मान लीजिए सूर्य बैठ गया मेष में और शनि बैठ गया चतुर्थ में 90 डिग्री, तो अब अच्छा नहीं है। मैलेफिक के लिए तो ये सूत्र एकदम लगता है, बेनिफिक को नहीं लगता है। मान लीजिए वहाँ पर लग्न में शुक्र है और चतुर्थ में गुरु है, तब ये सूत्र नहीं लगता। शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रहों के बीच में इस तरह का एंगल है, उसके रिजल्ट तो जैसे मिलने चाहिए हमारे हिसाब से मिलते हैं। लेकिन अगर क्रूर ग्रह हैं तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ किस तरह की दिक्कतें आती हैं। हर दिन तो क्रूर ग्रह खराब नहीं करता किसी को भी, ना ही हर दिन गजकेसरी का कमाल होता है। लेकिन उसके जो एंगल है, उस एंगल पे अगर वो कोई आ जाएगा कभी भी, तो फिर वो उस दिन अगर एंगल हो, आदमी का एक्सीडेंट हो सकता है, या शुभ योग हो तो उसको कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो ये भी अध्ययन करना पड़ेगा कब क्या होता है। इसके अलावा ट्राइन है, ट्राइंगल है, वो 120 डिग्री पर है, यानी चंद्रमा मेष में है मान लीजिए और गुरु पंचम भाव में है या नवम भाव में है, तो ये 120 डिग्री का एंगल बना। सो दिस इज द बेस्ट। हम भी बोलते हैं नवम पंचम का योग, हम भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि साइन पद्धति जो है वो हमारी पद्धति से भी मैच खाती है। कुछ एंगल हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जो लोग प्रश्न लगाते हैं या जो लोग गहरा ज्योतिष करते हैं, वो जानते हैं कि जो एंगल कुंडली में मैच नहीं करते आकाश में, खासतौर से ट्रांजिट के या गोचर के, वो रिजल्ट में नहीं करते, रिजल्ट को डिले अवश्य करते हैं। कुछ और है एंगल बनाए हुए दिए। एक है सेस क्विक के ड्रेट, ये 135 डिग्री का एंगल है, इसका चिन्ह भी दिया हुआ है। ये भी अच्छा नहीं माना जाता, स्पेशली कोई नया काम करने के लिए, किसी को आप मुहूर्त दे रहे हैं, चाहे विवाह कर दें या किसी और कर दें, ऐसा कोई एंगल बनता है कुंडली में, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, या इन दिनों में उसको दिक्कतें आ सकती हैं। कोर्ट केस है मान लीजिए कोई, तो उसके खिलाफ चला जाएगा, या यात्रा, विदेश में यात्रा काम के लिए जा रहा है, तो फिर वो काम नहीं होगा। क्वीन क्वैंक जो है ये 150 डिग्री का है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। एक चौथा नोनाइल है, वो 160 डिग्री का होता है, ये भी अच्छा नहीं है, ये आपको डिग्री नाप करनी पड़ेगी। अब इसका अपोजिशन की बात करते हैं। ग्रह आमने सामने जो होता है, हम तो बोल देते हैं बहुत अच्छा है, वो अच्छा नहीं मानते। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो इसको जो हम बोलते हैं इसमें भी 180 डिग्री में है। अच्छा, पैरेलल होता है, एक और स्थिति होती है पैरेलल, इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ डिक्लिनेशन और ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वेटर, उसका पी बड़ा बनता है और दूसरे अपोजिट होता है तो पी छोटी। छोटे ग्रहों के लिए, जैसे बुध और शुक्र, उनके लिए है, उनका डिक्लिनेशन हम उनका ध्यान नहीं देते, लेकिन वो भी अगर साथ में होकर वे डिक्लिनेशन की तरफ हैं तो रिजल्ट का पैटर्न खराब हो जाता है। ऑल्दो हम कह सकते हैं युति है, वो युति की स्थिति है। अपोजिशन जो है उसको अच्छा नहीं मानते। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए सूर्य आपका मेष में है और शनि तुला में है, या मंगल वहाँ बैठा हुआ है,
तो फिर इसको हम भी अच्छा नहीं मानते। अगर शुभ ग्रह हैं तो उसको अच्छा मानते हैं। शुभ ग्रह वाले में तो हम शुभता को लेकर चलेंगे, लेकिन अगर वो क्रूर ग्रह है तो फिर वहाँ पर मुश्किल है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो दूसरा एक और है सिचुएशन जिसकी हम बात करते हैं, पूर्णिमा। पूर्णिमा को हर कोई अच्छा मानता है, उसको हम कहते भी हैं कि सूर्य और चंद्रमा आमने सामने है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा अपनी पूरी छटा के साथ है और पूरी एनर्जी के साथ है, पूरे पराक्रम के साथ है, तो उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। पूरी दुनिया पूर्णिमा में सारे हमारे त्यौहार बड़े पूर्णिमा के होते हैं। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है जो लोग डिस्टर्ब होते हैं मेंटली, उनको पूर्णिमा का समय तंग करता है। तो पूर्णिमा को उस एंगल से जो भी आपके भीतर होता है, जो अगर आप पूर्णिमा को पहले के दिन आप अगर हैं या कोई काम कर रहे हैं, जो आपके भीतर होता है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। अच्छा है तो एकदम अच्छा प्रकट हो जाएगा। अगर आप डिप्रेसिव थॉट हैं तो डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो ये पूर्णिमा का, लेकिन पूर्णिमा कुल मिलाकर अच्छी होती है। अब दूसरा है अमावस्या, जब चंद्रमा और सूर्य एकदम साथ साथ है। अगर आपका जन्म अमावस को हुआ है तो कहते हैं चंद्रमा तो क्षीण हो गया, चंद्रमा तो वीक हो गया, चंद्रमा लुप्त हो गया। अरे चंद्रमा लुप्त हो गया, सारे नक्षत्र प्रकट हो गए आकाश में, इसको क्यों नहीं देखते? जब चंद्रमा लुप्त हो गया, उस रात को सारे नक्षत्र आकाश में देखे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं। तो जब नक्षत्रों का ही पूरा विषय है, नक्षत्र सारे प्रकट हो गए, सारे नक्षत्र आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? हम कहते नहीं है कि तारों की छांव में विवाह कर दो, तारों की छांव में कर दो। जो योगी है, जो लोग ध्यान करते हैं, वो रात के 2-3 बजे शुरू करते हैं ध्यान करना। दैट्स द टाइम ब्रह्म, जैसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, जो 3 बजे से के बाद शुरू होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त भी हो गया, जहाँ नक्षत्र दिखते हैं। नॉर्मल डेज में भी चंद्रमा वहाँ पर आकर कमजोर होना शुरू हो जाता है। अगर पूर्णिमा भी हो तो चंद्रमा वहाँ से थोड़ा हट जाता है। लेकिन बाकी दिन, जिस दिन अगर मान लो अमावस्या है, उस दिन तो पूरी रात तारे आपके साथ हैं, सितारे आपके साथ हैं, नक्षत्र आपके साथ हैं, और हम कह रहे हैं खराब है। और वैसे भी अगर चंद्रमा मन है, मन और आत्मा मिल गए तो क्यों खराब होगा? मेरी कुंडली में यही हो गए, मुझे तो ऐसी खराबी दिखी नहीं इसमें आज तक, लोग कहते रहते हैं। तो अपनी धारणा को बदलना पड़ेगा। डिग्री किसकी किसकी हुई? शनि सूर्य के साथ हो गया, मेरी बात समझ में आती है, वो अस्त हो गया, गुरु अस्त हो गया, लेकिन चंद्रमा कैसे अस्त हो गया? चंद्रमा तो उसकी छाया है, साथ मिल गया, तो उसकी डिग्री कैसे उल्टी उल्टी हो गई? तो ज्योतिष में कई सारी मान्यता बड़ी अजीबोगरीब है, इनसे हमको निकलना पड़ेगा। फिनोमेना इंक्लूड्स पेरिहेलियंस एंड एफेलियंस, प्लैनेट एट मिनिमम एंड मैक्सिमम लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो सन से दूरी पर होते हैं तो उन्हें हम पेरिहेलियन के नाम से जानते हैं, और जो बहुत बहुत पास होते हैं तो पेरिहेलियन के नाम से जानते हैं, बहुत दूर होते हैं तो एफेलियन के नाम से जानते हैं। द सेम वे इसको हम सन से नापा जाता है। सन से ग्रह का, किसी ग्रह का, अमुक ग्रह का क्या स्थिति है, क्या उसके पास में है, क्या उसके दूर में है, उसी हिसाब से आप अपने रिजल्ट का वेरिएशन कर सकते हैं। पेरिगी एंड अपोगी इन केस ऑफ सन एंड मून फ्रॉम द अर्थ। तो सन और मून जो है अर्थ से पास हैं कि दूर हैं, इसको पेरिगी और अपोगी के नाम से जाना जाता है। वो ये आप डिस्टेंस जान सकते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ साउथ, द प्लैनेट इज क्रॉसिंग द ecliptic towards north or south planet. Its node, its greatest into Helio planet on equator, maximum reclination of moon stationary, direct, retrograde, greatest along with all that. तो ये इसके अलावा जो आखिरी वाला एंगल है वो है, हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड जो प्लेनेट है, तो उसके बारे में भी यहाँ हम भी जानते हैं। लेकिन कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड या डायरेक्ट होने से पहले कुछ समय के लिए स्टेशनरी रहता है। हर ग्रह का, ये तो हम भी वैदिक में भी देखते हैं। तो जब वो स्टेशनरी होता है, अगर गुरु है या शनि है तो 5-6 दिन के लिए होते हैं, मंगल है 2 दिन के लिए होता है। तो हर अलग अलग ग्रह का रेट्रोग्रेड वाले का
रेट्रोग्रेड होने से पहले वो स्टेशनरी होता है और रेट्रोग्रेशन खत्म होने के बाद भी स्टेशनरी होता है, फिर वो मूवमेंट होता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप गियर बदलते हैं, न्यूट्रल में आते हैं, फिर आप आगे जाते हैं, सेम वे में। तो वो जो उसका न्यूट्रल का पीरियड है गाने का, उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी को मुहूर्त दे रहे हैं या कोई नया काम शुरुआत करवा रहे हैं या उसकी दशा का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो ग्रह डायरेक्ट हो रहा है, आप कह रहे हैं डायरेक्ट हो रहा है 5 तारीख से, मान लीजिए 5 अगस्त से कोई ग्रह डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट तो हो रहा है लेकिन 5 को डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन उस बड़ा ग्रह है तो उसको 4-5 दिन और चाहिए मूवमेंट गेन करने को। मूवमेंट गेन नहीं करेगा तो रिजल्ट भी देंगे। तो इन सारी चीज़ों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और हमको डिवीज़न नहीं करना चाहिए कि वेस्टर्न है इंडियन है। सारे ही ज्ञान के स्रोत हैं और जो भी ज्ञान का स्रोत है, जितने भी मालूम पड़ सके उन सब का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये इसीलिए बने हैं कि उसका इस्तेमाल किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।